आर्टिकल 1 से। सब लोग मेरे साथ रिकॉल करेंगे, आर्टिकल 1 से रिकॉल करना शुरू करेंगे और आर्टिकल 51 तक आएंगे। आर्टिकल 1 to 4 क्या है आपका यूनियन स्टेटरीज। तो आर्टिकल 1 क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट। ठीक है, माइक बंद करके करो, माइक बंद करके डिस्टर्बेंस होगा, माइक बंद करके सभी लोग रिकॉल करो, लेकिन रिकॉल करो मेरे साथ, माइक बंद करके करो। ठीक है, आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 अल्ट्रेशन। ठीक है, और क्या नाम है, एडिंग द नेम ऑफ द स्टेट और बाउंड्री ऑफ स्टेट। ठीक है ना, तो मर्जर ऑफ द टू स्टेट, ये सारी बातें आर्टिकल 3 में। और आर्टिकल 4 के अंदर अमेंडमेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी से होगा अगर आर्टिकल 2 और 3 के तहत होता है तो, और शेड्यूल 1 एंड 4 में चेंज आएगा, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से होगा इसलिए। ठीक है ना, तो ये हो गया आर्टिकल 4। 5 to 11 जो है आपका सिटीजनशिप की बात करता है। 5 क्या है, डोमिसाइल के बेसिस पर किसी को अगर देते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे, अगर कोई 6 में क्या है कि कोई पाकिस्तान से आया है, 7 में क्या है जो पाकिस्तान के वापस आ गया, 8 में क्या है कि जो इंडियन ओरिजिन का है उसको दिया जाएगा, 9 में क्या है कि अगर किसी ने फॉरेन रेसिडेंशिप एक्वायर कर ली है, फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रह जाएगा। 10 में क्या है, पार्लियामेंट जब तक चाहेगा लॉ नहीं बनाएगा कुछ और, तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। 11 में सिटीजनशिप। ठीक है, और 11 के अंदर पावर है पार्लियामेंट को कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बना सकता है, जिसके लिए उसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया भी है। ठीक है ना, उसके बाद में आपका उसके बाद दुनिया भर का अमेंडमेंट हुआ है और उसमें हमने सारी बातें कर ली। उसके बाद में फिर आपका आर्टिकल 11 के बाद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, आर्टिकल 13 वैलिडिटी ऑफ लॉ है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। 16 इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दो चीजें सिर्फ एडिशन है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ इसके अंदर रेजिडेंस एंड जो है डिसेंट भी इंक्लूडेड है। और इसके अंदर फिर जो काफी सारी केसेस भी हैं, और इसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी है, और इसके अलावा जो है ईडब्ल्यूएस का कोटा भी है, कई सारे अमेंडमेंट हैं वो हमने बात की थी। 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये तो ये इक्वालिटी हो गया। फिर फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। ठीक है ना, 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, 20 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंफॉर्मेशन, 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21A राइट टू एजुकेशन, 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, जो प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन की बात की हुई है उसके अंदर। और उसके बाद में फिर आपका 23 से 24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24 पहले में जो है फोर्स लेबर एंड बेगारी की बात की गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात की गई है। सेकंड जो 24 है उसके अंदर चाइल्ड लेबर की बात की गई है। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। उसके बाद में 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम में इंडिविजुअल फ्रीडम, कंसाइंस, फ्री प्रैक्टिस, प्रोफेशन ऑफ योर रिलीजन, तो उसकी 25 में 26 में मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, जो कि ग्रुप का जो है राइट है, उसके अंदर डिनोमिनेशन जो है रिलीजियस या लिंग्विस्टिक उसका राइट की बात की गई है, मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसकी बात की गई है, वो मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर को। 17 टैक्सेशन का पैसा किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं लगाया जाएगा 27 के अंदर, और अगर प्रमोट करेंगे तो सारे रिलीजन को प्रमोट करेंगे। 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं दिया जाएगा जो कि फंडेड बाय द गवर्नमेंट हो, अदर फुल्ली और पार्शियली। उसके बाद में 29 के अंदर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात की गई है, जनरल प्रोटेक्शन जो है वो कल्चर का और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का 29 के अंदर है। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का प्रोटेक्शन जो है वो आपका 30 के अंदर है। तो 30 हो गया। 31A, B, C सेविंग क्लॉज है। 31A के अंदर जो है वो स्टेट वगैरह को उसके लिए क्या नाम है फैक्ट्रीज मैनेजमेंट वगैरह टेक ओवर कर सकती है, फैक्ट्री वगैरह का। 31B के अंदर शेड्यूल 9 का प्रोटेक्शन दिया गया है, शेड्यूल 9 में जो लॉ बना के डाल दिए गए वो प्रोटेक्ट रहेंगे। और 31C के अंदर जो है वो आर्टिकल 31, 39B और C को अगर यानी कि जो फंडामेंटल वो DPSP है उसको अगर डिफेंड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ फंडामेंटल राइट का वायलेशन आर्टिकल 14, 19 का होता है तो हो सकता है, ये आर्टिकल 31C के अंदर हो जाता है। 32 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हार्ड एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्जरी, क्यूरेंट ऑफ प्रोहिबिशन, ये 5 जो है आपका रिट है जिसको आप इशू करवा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। उसके अलावा हाई कोर्ट से भी इशू करा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, तो वो हमने बात कर ली। उसमें अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो 33 जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट फॉर आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और जो है उसमें उनको फंडामेंटल राइट का मॉडिफाई किया करा जाता है उनका। उसके अलावा 34 के अंदर मार्शल लॉ वगैरह अगर है लगा हुआ है तो फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है ना,
उसके बाद में आपका 35 में है कि यूएसए तो सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, लेकिन अगर कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अनटचेबिलिटी एक्ट में अनटचेबिलिटी के लिए आपने बनाया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, इसी तरह राइट टू एजुकेशन बनाया आप लोगों ने आर्टिकल 21 को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ बनाते हैं कानून तो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंट्री के लिए, और कोई नहीं बना सकता। तो यहाँ तक तो आपका हो गया क्या, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है आपका जीपीएसपी है। 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। 37 जस्टिसेबिलिटी की बात करता है, जस्टिसेबल है या नहीं है, मतलब कि जस्टिसेबल तो नहीं है लेकिन फंडामेंटल है लॉ मेकिंग में एंड पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। 36 37 38 के अंदर क्या है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, पहले क्लॉज में। दूसरे क्लॉज में उसके अंदर जो हुआ है वो मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटी की बात की गई है। उसके बाद 39 के अंदर जो है वो बोला है क्या नाम है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वगैरह, जस्ट एंड उसके अलावा नहीं, उसके अलावा जो है ये बोला गया है इक्वल पे फॉर इक्वल फॉर मेन वुमेन, और कोई इकोनॉमिक कॉपरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे लोगों का, कुछ लोगों का जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ लोगों के मतलब उसका वायलेशन हो रहा हो, क्या नाम है, रिसोर्सेज वगैरह ना मिल पाए कुछ लोगों को, सबको रिसोर्सेज मिलने चाहिए। एक डायरेक्शन में वेल्थ नहीं जाना चाहिए, कॉमन गुड डेट्रीमेंट नहीं होना चाहिए, और किसी को भी इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से इतना मजबूर ना हो कि वो अपनी हेल्थ और के खिलाफ, मतलब उसके हेल्थ के खिलाफ कोई काम करना पड़े, हेल्थ और डिग्निटी ऑफ लाइफ के, तो वो करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। 39 में ये मेनली ये सारी बातें हैं, तो काफी सारी प्रोटेक्शन है। और 39A क्लॉज के अंदर क्या है आपका, 39A में फ्री लीगल एक्ट की बात की गई है कि अगर कोई गरीब भी है तो उसको भी राइट्स मिलने चाहिए, मतलब उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए। उसके बाद में फिर आपका जो है 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। 41 ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत करना है। 41 के अंदर जो है वो क्या बोला है कि एम्प्लॉयमेंट देना है, आपको पब्लिक असिस्टेंस देना है और एजुकेशन देना है, जो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है। फिर 52 के अंदर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है कि औरत अगर प्रेग्नेंट है तो उसको जो है लीव दिया जा सकता है। 43 जो है वो क्या बोलता है कि लिविंग वेजेस की बात करता है, जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस की बात करता है। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट की बात करता है, और 43B जो है वो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। 44 यूनिफॉर्म फॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45 बात करता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर की। 46 SC ST OBC की प्रोटेक्शन की बात करता है। 47 जो है वो इंटॉक्सिकेंट्स को बैन करने की बात करता है, जो शराब वगैरह है उनको। और 48 जो है वो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह की प्रोटेक्शन की बात करता है, और काव वगैरह सोल्डर पे बैन करने की बात करता है। उसके अलावा जो है प्रोहिबिट करने की बात करता है। 48A इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, और 49 जो है पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो है उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी की बात करता है, और 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस की बात करता है। 51 जो है 51A वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। एक आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में ऐड किया गया है। उसके अंदर 11 ड्यूटीज इंडिविजुअल को दी हैं, जो कि जस्टिसेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन ड्यूटीज हैं 11। कौन कौन सी 11 ड्यूटीज हैं? पहला, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। दूसरा, आपका नोबल आइडियाज जो है, नोबल जो आइडियल्स हैं जो उनकी रिस्पेक्ट करनी है, फ्रीडम स्ट्रगल को जिन्होंने इंस्पायर किया है। तीसरा जो है वो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना है। चौथा जो है डिफेंड करना है कंट्री को। पांचवा जो है कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, वो अम्बेडकर वाली बात बताई मैंने, कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। और उसके बाद में छठा जो है वो क्या करना है कि आप जो है नेशनल हेरिटेज और कल्चर को प्रमोट करना है। सातवां जो है वो क्या करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हाँ, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के बाद में फिर वो जो प्रोटेक्शन करना है, मॉन्यूमेंट्स का प्रिजर्व वगैरह करना है। और उसके बाद में फिर जो है एक्सेल करना है, लाइफ के हर पार्ट में एक्सेल करना है। और उसके बाद में उसके एक्सेल करने के लिए क्या करने का है, इस बच्चों को एजुकेशन देना है, स्कूल भेजना है। के तक ये आपको याद हो जाएगा। तो 11 ये हो गए। तो आपको कितने आर्टिकल याद हो गए? आर्टिकल 1 से लेकर 51A तक कितने आर्टिकल याद हो गए जनाब? 62 आर्टिकल लगभग याद हो गए। उसमें भी ABC करके और ज्यादा हो गए, ठीक है। तो यानी आपने काफी सारे आर्टिकल्स याद कर लिए हैं। और इसमें देखिए मुझे कितनी देर रिकॉल करने में लगा है, 9 मिनट, यानी 10 मिनट के अंदर मैंने पूरा रिकॉल करवा दिया है आपको। लेकिन ये 10 मिनट में कैसे रिकॉल हो जाता है इतना चैप्टर, जब आपने पढ़ रखा हो, ठीक है। ना पढ़ा हो तो रिकॉल नहीं होगा। गेटिंग?